हाँ, तो AS10 आज हम लोग कवर करेंगे। AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक टोटल कवर करेंगे जिससे ये हम लोगों का कंप्लीट होगा चैप्टर। तो लिख लो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो इसमें हम लोग टोटल 11 टॉपिक को कवर करेंगे, तब AS10 कंप्लीट होता है। वो 11 टॉपिक क्या है पहले लिख लो। सबसे पहले हम लोग करते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर मतलब ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा और इस एएस का नेचर कैसा है, मतलब फीचर कैसा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेंजिबल एसेट एक्चुअली किसको कहते हैं। हम लोग टेंजिबल एसेट तो वैसे पढ़कर आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बट इस एएस के ऊपर सिर्फ कौन सा टेंजिबल एसेट कवर होता है, सारा टेंजिबल एसेट इस चैप्टर को कवर नहीं करता है। फिर एसेट विच डू नॉट कवर AS10, कौन कौन सा एसेट इस चैप्टर को कवर नहीं करेगा। एसेट विच डू नॉट कवर AS10, कौन कौन सा एएस इस चैप्टर को कवर नहीं करेगा। फोर्थ है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। एक्चुअली इसको शॉर्ट में हम लोग पीपीई बोलेंगे क्योंकि काफी बार यूज होगा, इसलिए इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। फिफ्थ पॉइंट है इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मतलब सबसे पहले कोई भी एसेट कहाँ रिकॉर्ड होता है और सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद कहाँ रिकॉर्ड होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पीपीई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी एसेट को हम लोग खरीद कर लाए हैं तो उसमें हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस ये सब ऐड कर देते हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करते हैं, अगर उसको खरीद के ला रहे हैं तो कैरेज पे किए हैं तो कैरेज उसमें ऐड करते हैं, वेजेस अगर उसका इंस्टॉलेशन में वेजेस पे किए हैं तो ऐड करते हैं, वो मेजरमेंट सीखेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन देने का क्या रूल है। एट टॉपिक रहेगा चेंज इन एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग को कोई भी नॉलेज नहीं है, ये पूरा ही टॉपिक के अंदर पे समझेंगे। 9 नंबर में है रिटायरमेंट ऑफ एसेट, मतलब एसेट का चला जाना, जब एसेट हमारे पास से चला जाता है। 10 में है डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। रिकॉग्निशन है उसको रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्निशन है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बुक्स से हटा देना। और लास्ट और 11 है क्लोजर, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब इन सारी ही बात को अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये हम लोगों को ये सब बात शुरू से ही पता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एप्लीकेबिलिटी। 1 नंबर है एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। हम इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी पूछा तो वी कैन आंसर। तो एप्लीकेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब ये वाला एएस कब आया, एक्चुअली पहले ना AS10 फिक्स्ड एसेट था। AS10 का नाम फिक्स्ड एसेट था, बाद में इसका नाम चेंज होके पीपीई हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये नाम कब से आया पीपीई। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 2016 में इसका नाम फिक्स्ड एसेट से चेंज होकर पीपीई हो गया है। एज पर कंपनीज कंपनी कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट रूल। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आना, अमेंडमेंट वर्ड का मतलब ही होता है कुछ चेंजेस। अमेंडमेंट रूल 2016 विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब आ गया था ये 1 अप्रैल 2016 में, पर हम लोग इसको फॉलो कौन से डेट से कर रहे हैं, 30
मतलब ये एप्लीकेबल हुआ था इस दिन, एक्चुअली आ गया था 30 मार्च 2016 में, बट एप्लीकेबल कब से होना शुरू हुआ, लोगों ने फॉलो करना कब से शुरू किया इसे, 1 अप्रैल से लोगों ने इसे फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो एक बात लिख लेते हैं कि प्रीवियसली इसको क्या कहते थे। प्रीवियसली AS10 को कहते थे फिक्स्ड एसेट, AS10 फिक्स्ड एसेट्स ऐसा कहते थे। एंड इसके साथ एक AS6 भी पढ़ना पड़ता था जो कि था डेप्रिसिएशन। AS6 था डेप्रिसिएशन का। अब देखो हम लोग देख सकते हैं डेप्रिसिएशन को इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। हाँ, तो AS6 को तो हम लोग डेप्रिसिएशन को ऊपर कवर कर लिए। तो ये तो प्रीवियसली AS10 फिक्स्ड एसेट एंड AS6 डेप्रिसिएशन। नाउ AS6 has withdrawn। AS6 तो अब चला ही गया, AS6 अब पढ़ता ही नहीं है कोई, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को इसके अंदर मर्ज कर दिया। एंड अ न्यू AS10 is formed, that is PPE। ये शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में मत लिखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। ये सारे एंटरप्राइज को फॉलो करना पड़ता है, एक्सेप्ट किसको नहीं करना पड़ेगा, द कंपनी हु आर अप्लाइंग इंड AS 16। इंड AS मतलब होता है इंडियन AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो कंपनी ये AS10 सबको फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ किस कंपनी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, अगर वो कंपनी इंड AS 16 फॉलो करता है तो फिर उसको AS10 फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट बेसिकली हम लोग फिक्स्ड एसेट से हम लोग दो मतलब समझते हैं। पहला हम लोग समझते हैं टेंजिबल एसेट, ये हम सबको पता है कि फिक्स्ड एसेट दो टाइप का होता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। ये तो इस स्टेज में हम जानते ही हैं कि फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके का होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं AS10 में, और इनटेंजिबल मतलब गुडविल, गुडविल को हम लोग पढ़ते हैं जाके AS26 में। अब हम लोग का पहला एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर हो गया। अब पढ़ेंगे टेंजिबल एसेट होता क्या है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक 2 है, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, द फॉलोइंग कंडीशंस is required to be satisfied and considers an asset under the heading of fixed tangible assets as per AS10। ये क्या है, जो जो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, कौन से हेडिंग में, फिक्स्ड एसेट का जो हम लोग दो हेडिंग बनाते हैं बैलेंस शीट में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो ये फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल है उसमें जाएगा AS10 के हिसाब से। और अगर इसको उस टेंजिबल एसेट में जाना है तो इसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, पहला, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। इसको हम लोग खरीदेंगे हमेशा यूज करने के लिए, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। इसको हमेशा हम लोग यूज करने के लिए खरीदेंगे, बेचने के लिए नहीं। बेचने के लिए जो खरीदते हैं हम लोग उसको इन्वेंट्री कहते हैं। जो भी चीज जो हम लोग AS2 में पढ़े हैं, जो भी चीज हम लोग यूज करने के लिए खरीदते हैं उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं, टेंजिबल। तो ये कहाँ यूज होना चाहिए, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे रीजन के लिए यूज कर सकते हैं, इसको यूज कहीं भी कर सकते हैं बिजनेस में। एग्जाम्पल, मशीनरी, कंप्यूटर, ट्रक, एक्सेट्रा, ये सारे चीज को हम लोग टेंजिबल एसेट कहते हैं। या फिर, और इट शुड बी हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसको खरीद कर रेंट में दे देते हैं। हम लोग कंप्यूटर खरीद के रेंट में देते हैं कंप्यूटर, तो भी वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि हम स्टिल उससे अर्न कर रहे हैं, उस एसेट को बेच नहीं रहे। तो रेंटल दो तरीके से हम लोग करते हैं। कोई भी इंसान रेंटल में चढ़ाता है अपने एसेट को तो दो तरीके से। एक लीज्ड एसेट बना देता है, मतलब किसी को भी वो एसेट 5 साल 10 साल के लिए दे देता है कि लो ये 10 साल तक तुम इस एसेट को रखो। वो लीज्ड एसेट होता है, लीज पे देना, 10 साल 8 साल, बहुत ज्यादा साल के लिए। फिर भी हम उस एसेट को बेच नहीं रहे हैं, उसको दे रहे हैं 10 साल के लिए, ओनरशिप मेरे पास ही है। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये जो ऊपर पड़े, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एएस 10 में डील करता है, डील्स इन एएस 10। हम लोग जब भी देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हम लोग सोचते हैं वो पीपीई नहीं है, वो प्लांट, वो मतलब हम लोग का फिक्स्ड एसेट नहीं है। बट याद रहे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हम लोगों का फिक्स्ड एसेट है। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन उसको क्या फुलफिल करना होगा? इट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ये तो हम सब बचपन से ही जानते हैं कि किसी भी एसेट को अगर हम मोर देन 12 मंथ्स यूज कर ले तो वो फिक्स्ड एसेट बन जाता है। तीसरा कंडीशन क्या है? इट शुड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट। उससे हमको कुछ भी करके अर्न करना होगा, पैसा कमाना होगा बिजनेस में। अगर हम पैसा नहीं कमा पाएंगे तो फिर वो मेरे लिए नहीं होगा एसेट। तो याद रहे, उससे हमको कुछ भी अर्न करना पड़ेगा। इट शुड हैव इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द एंटरप्राइज। अगर मेरा बेकार सामान हम खरीद के ले आए जिससे मेरा कुछ अर्न नहीं हो रहा है, वो मेरा अर्निंग में कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है। रोमन 4 है, द कॉस्ट ऑफ द एसेट शुड बी डिटरमिनेबल फॉर इट्स रिकॉग्निशन। क्यों हम लोगों को उसका कॉस्ट जानना पड़ता है? क्योंकि हम लोग को उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। तो कॉस्ट नहीं जानेंगे तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे? तो कोई भी चीज एसेट कब होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कब होता है? जब उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी रहेगा, 4 चीज वो सेटिस्फाई करेगा, 4 कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। पहला है, उसको यूज करने के लिए खरीदना है, चाहे रेंट में दे दे उस सामान को। रेंट दो चीज से दे सकते हैं, लीज करके या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। बाकी 3, मोर देन 12 ईयर्स, इकोनॉमिक बेनिफिट और डिटर्मिनेबल होना चाहिए। अब थर्ड टॉपिक था हम लोग का, एसेट्स डज नॉट कवर एएस 10। कौन कौन सा एएस है जो एएस 10 को कवर नहीं करता? तो दो तरीके का एसेट होता है जो एएस 10 को कवर नहीं करता है, बायोलॉजिकल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। ये दो एसेट फिक्स्ड एसेट नहीं माना जाता है। बायोलॉजिकल के अंदर भी दो चीज, लिविंग एनिमल्स, जैसे अगर किसी के पास काव है, गोट है, हॉर्स है, तो ये सबको हम लोग फिक्स्ड एसेट नहीं मानेंगे। फिक्स्ड एसेट मतलब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं मानेंगे। और किसी के पास अगर ट्रीज है, क्योंकि अगर तुम लोग लॉजिकली देखो तो वो ऊपर जो हम लोग 4 पॉइंट बोले, वो लिविंग एनिमल्स और ट्रीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। पहला था हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग काव रखते हैं, उससे हम लोग मिल्क निकालते हैं और मिल्क बेचते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग काव को यूज कर रहे हैं, 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए रखे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट है, मतलब हम लोग अर्न करते हैं काउ से।
और उसका कोई कॉस्ट होता है, जितने में खरीद के लाए वो उसका कॉस्ट है। तो चारों ऊपर जो कंडीशन बोले वो इन सब के ऊपर भी बैठ रहा है, बट स्टिल इस वो चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फिर भी ये एक फिक्स्ड एसेट नहीं है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट नहीं है। ये क्लियरली सम मतलब एएस हम लोग को बताता है कौन कौन सा है। लिविंग एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स नहीं है, बट बियरर प्लांट्स फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है। बियरर प्लांट होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या होता है बियरर प्लांट, अभी आगे पढ़ेंगे। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, जिससे हम लोग कुछ अगर निकालते जाए, एक्सट्रैक्ट करते जाए, तो एक दिन आएगा जब उससे सारा उस एसेट खत्म हो जाएगा। जैसे कोल माइंस, कोल माइंस क्या होता है, कोल माइंस से अगर हम लोग कोल एक्सट्रैक्ट करते ही जाएंगे तो एक दिन आएगा जब कोल खत्म हो जाएगा, तो उस कोल माइन को हम लोग कहते हैं वेस्टिंग एसेट। तो ये रीजनरेटिव नहीं होता है, एक बार खत्म हो गया ना तो खत्म हो गया, फिर हम लोग जनरेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज होता है जैसे अपना पेट्रोल, अगर पेट्रोल देखे तो एक सर्टेन टाइम आएगा जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो पेट्रोल को भी रीजनरेट हम लोग नहीं कर सकते। कोई भी तरीके का ऑयल, वही पेट्रोल वो ऑयल है। तो कोई भी आयरन ओर है, कोई भी तरीके का गैस है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनरेटिव नहीं है, रीजनरेटिव होना चाहिए, ये रीजनरेटिव नहीं है।